राजकोषीय नीति व बजट। सरकार की सभी प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित नीति राजकोषीय नीति कहलाती है, जिसके अंतर्गत सरकार की आय में वृद्धि एवं इसके उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य सुस्थिर आर्थिक विकास को प्राप्त करना, रोजगार के साधनों का निर्माण करना, विकास से संबंधित दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करना, आर्थिक असंतुलन को दूर करना, आर्थिक व सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना। भारत में राजकोषीय नीति की अभिव्यक्ति बजट के माध्यम से परिलक्षित होती है। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रति वर्ष सरकार की आय एवं प्राप्तियों का विवरण संसद में प्रस्तुत करवाया जाता है, जिसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत होता है। अल्पकालीन प्रकृति। राजस्व बजट राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, कर राजस्व में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और गैर कर राजस्व में जुर्माना, शुल्क, ब्याज प्राप्ति, पीएसयू से लाभांश, अनुदान, सब्सिडी प्राप्त, रेलवे किराया। और राजस्व व्यय में प्रशासनिक व्यय, रक्षा खर्च, रख रखाव, ब्याज अदायगी, सब्सिडी देना। और दीर्घकालीन प्रकृति। पूंजीगत बजट पूंजीगत प्राप्तियां, दायित्व, संपत्ति, ऋण, विनिवेश। पूंजीगत व्यय, संपत्ति, दायित्व, निवेश, ऋण अदायगी। राजस्व बजट राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के विवरण को ही राजस्व बजट कहते हैं। सरकार की वे समस्त आय अथवा प्राप्तियां जिसमें ना तो संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही दायित्व में कमी आती है, राजस्व आय कहलाती है। राजस्व व्यय इसी प्रकार देश के संचालन के लिए किए गए व्यय राजस्व व्यय कहलाते हैं, जिनसे संपत्ति या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीगत बजट पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों का सम्मिलित बजट ही पूंजीगत बजट कहलाता है। सरकार की वे समस्त प्राप्तियां जिनसे या तो संपत्ति में कमी आती है या दायित्व में वृद्धि होती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। जैसे ऋण रूपी प्राप्ति, विनिवेश से प्राप्ति। वे व्यय जिनसे संपत्ति में वृद्धि हो अथवा दायित्व में कमी आए, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे संपत्ति का क्रय, ऋण अदायगी आदि। बजटीय लक्ष्य प्रत्येक वित्त मंत्री बजट निर्माण करते समय निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। राजस्व आय में वृद्धि हो एवं पूंजीगत प्राप्तियां नियंत्रित हो, पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो, राजस्व व्यय पर नियंत्रण हो, कुल व्यय अथवा कुल आय में संतुलन रहे। भारत की स्थिति लक्ष्यों के ठीक विपरीत। बजट में घाटों के प्रकार। राजकोषीय घाटा बजट में होने वाले समग्र घाटे को ही राजकोषीय घाटे कहते हैं। जब सरकार के कुल व्यय सरकार की समस्त प्राप्तियां ऋण के अलावा से अधिक हों तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटे की गणना कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस विनिवेश रूपी प्राप्ति, ऋण की वसूली अर्थात सरकार की समस्त देयताएं या उधारी राजकोषीय घाटा कहलाती हैं। राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभाव। खर्च रूपी तरलता में वृद्धि, जिससे मुद्रास्फीति की समस्या बढ़ेगी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु आरबीआई द्वारा कठोर कदम उठाए जाते हैं, जो उत्पादन व निवेश पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। वित्तीय अकुशलता का प्रमाण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में गिरावट, जिससे विदेशी निवेश प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था ऋण रूपी जाल में फंसती है, अतः राजकोषीय घाटा बुरा है। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के सुझाव। प्रत्यक्ष कर की दर में कमी करते हुए कर आधार में वृद्धि की जाए। अप्रत्यक्ष कर में नीतिगत सुधार किए जाएं। एग्जाम्पल जीएसटी। सब्सिडी लीकेज पर नियंत्रण। सरकारी योजनाओं का एकीकरण करते हुए प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। रक्षा खर्च में कटौती की जाए और पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, गुणवत्ता, कुशलता व तकनीकी विकास को बढ़ाना। आर्थिक क्षेत्र में विदेश नीति को बढ़ाते हुए उत्पादन वृद्धि करना। राजस्व घाटा जब सरकार के राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक हो तो उस स्थिति को राजस्व घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटे से भी बुरा है, क्योंकि सरकार के पास अल्पकालीन संचालन के भी पैसे नहीं हैं। प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटे एवं राज्यों को पूंजीगत
परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान का अंतर ही प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। वर्ष 2011-12 में पी चिदम्बरम ने शामिल किया। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से पूर्व में लिए गए ऋण पर ब्याज अदायगी का अंतर ही प्राथमिक घाटा कहलाता है। राजकोषीय सुधार वर्ष 1997 से पूर्व बजट में होने वाले घाटे के बराबर राशि सरकार द्वारा आरबीआई को प्रतिभूतियां निर्गमित कर जुटाई जाती थी, जिसे एड हॉक तथार्थ प्रतिभूतियां कहा जाता है। इस व्यवस्था से घाटा तो दूर हो जाता है, परंतु मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से मुद्रास्फीति की समस्या विद्यमान हो जाती है। अतः व्यवस्था में सुधार करने के लिए वर्ष 1997-98 से बजटीय घाटे की संकल्पना को समाप्त किया गया है। इसके स्थान पर राजकोषीय घाटे की संकल्पना को अपनाया गया। RFRBM एक्ट 2003 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। उद्देश्य राजकोषीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना, सार्वजनिक ऋण का युक्त प्रबंधन करना। इस एक्ट में वर्ष 2008-9 तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लाना और 0.6% प्रतिवर्ष कम करना। राजस्व घाटा जीडीपी के 0% तक लाना। जब लक्ष्य आधारित राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है तो इसे राजकोषीय समेकन कहते हैं, जिससे आय में वृद्धि एवं अनुपयोगी व्ययों पर नियंत्रित स्थापित हो सके। 2003-04 में राजकोषीय घाटा 6%, प्रतिवर्ष 0.6% की कमी करना। 4-5 में 5.4%, 5-6 में 4.8%, 6-7 में 4.2%, 7-8 में 3.6%, 8-9 में 3%। वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.2% दर्ज किया गया। वैश्विक मंदी के कारण ऐच्छिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, अतः लक्ष्य की समाअवधि बढ़ाकर 2015-16 किया गया। वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटे का अग्रिम अनुमान जीडीपी का 6.4% है। 2020-21 में 9.2%। कोरोना एन.के. सिंह समिति RFRBM एक्ट की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार द्वारा श्री N.के. सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अरविंद सुब्रह्मण्यम, उर्जित पटेल और सुमित घोष और रथिन राय। समिति ने राजकोषीय हेतु निम्न सुझाव दिए। राजकोषीय घाटे को वर्ष 2023-24 तक जीडीपी का 2.5% तक करना। राजस्व घाटे को जीडीपी के 0.8% तक लाना। सार्वजनिक ऋण को जीडीपी के 60% तक सीमित करना। केंद्र सरकार 40%, राज्य सरकार 20%। राजस्व परिषद का गठन किया जाए जो मध्यावधि की समीक्षा की रिपोर्ट सुपुर्द करे। कोरोना महामारी के कारण लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है। हीनार्थ प्रबंधन डेफिशिएट घाटे का वित्तीय करना ताकि बजट में होने वाले घाटे का प्रबंधन किया जा सके। इस हेतु सरकार के पास उपलब्ध विकल्प आरबीआई से ऋण जुटाना, प्रतिभूतियों जारी करते हुए रकम जुटाना। महत्वपूर्ण फैक्ट परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। इसके तहत निजी क्षेत्र या संस्थागत निवेशकों के समक्ष विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सार्वजनिक अवसंरचना को प्रस्तावित किया जाना शामिल है। मॉडल प्रत्यक्ष संविदा सरकार को बड़े अग्रिम भुगतान के साथ साथ अन्य भुगतान भी प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। संरचनात्मक वित्त मॉडल ऋण प्रदाता द्वारा संपत्तियों को बेचना, भूमि का मुद्रीकरण, पट्टे पर भूमि देना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन विनिवेश मॉडल है। विभिन्न क्षेत्रों में गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के विनिवेश से संबंधित रोड मैप है। इस अवधारणा में स्वामित्व की बजाय अधिकारियों का हस्तांतरण होता है। निवेशकों का आकर्षण कम। प्रति राजकोषीय नीति इसे प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति भी कहते हैं। कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार ने आर्थिक मंदी को कम करने के लिए इस नीति को अपनाया।
जिसके अंतर्गत मंदी के दौरान कर को कम करते हुए प्रशासनिक व्यय को बढ़ाया जाता है एवं तेजी के दौरान करों को बढ़ाकर सार्वजनिक व्यय को कम करना होता है। भारत में कराधान कर टैक्स व्यक्तियों द्वारा सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान जिससे भुगतान करने वालों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। क्या भारत में कर लगाना संवैधानिक है? स्पष्ट करो। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना आर्थिक सामाजिक न्याय पर केंद्रित है, जहां अनुच्छेद 39-46 सरकार पर कर्तव्य आरोपित करते हैं कि वह संसाधनों के सर्वहित में उपयोग को बढ़ावा दे एवं वंचित वर्गों का कल्याण करे। किंतु ऐसा तभी संभव है जब सरकार कुछ लोगों से कर वसूले एवं इसका उपयोग संवैधानिक कर्तव्यों की अनुपालना में करे। स्पष्ट है कि कर लगाना संवैधानिक है। कर लगाने के उद्देश्य आर्थिक सामाजिक न्याय को प्राप्त करना, लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देना, कमजोर एवं वंचित वर्गों के हितों का संरक्षण करना, आर्थिक संप्रभुता को बरकरार रखना। कराधान वह प्रणाली जिसके अंतर्गत कर की दर निर्धारित की जाती है, कर को वसूला जाता है एवं उसका उचित उपयोग किया जाता है, कराधान कहलाती है। कर प्रणाली के प्रकार प्रगतिशील वह कर प्रणाली जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है। कम आय वर्ग को लाभ, उच्च आय वर्ग को हानि, इससे कर चोरी में वृद्धि होती है। प्रगतिहीन वह कर प्रणाली जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी आती है। यह कम आय वर्ग के लिए नुकसानदायक, उच्च आय वर्ग को लाभ तथा कर चोरी में कमी आती है। आनुपातिक कर प्रणाली सभी के लिए कर की दर समान होना, व्यवहार में चलन में नहीं। अवक्रमिक कर प्रणाली इस प्रणाली में एक सीमा तक आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है, उसके बाद सभी के लिए कर की दर समान रहती है। आनुपातिक व प्रगतिशील कर प्रणाली का मिश्रण। भारत में कर के प्रकार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर जो आय, संपत्ति या लाभ पर लगता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर जो उत्पादन, क्रय विक्रय, आयात निर्यात पर लगता है। प्रत्यक्ष कर जहां कर चुकाने का दायित्व एवं कर चुकाने का भार एक ही व्यक्ति पर होता है, जो चुकाए वही रोए। और अप्रत्यक्ष कर कर चुकाने का दायित्व व कर चुकाने का भार अलग अलग व्यक्तियों पर कराघात, करापात, कर चुकाए कोई और रोए कोई। और एग्जाम्पल आयकर, निगम कर, धन कर। ये तो प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी और सीमा शुल्क। भारत में प्रत्यक्ष कर के प्रकार आयकर वह कर जो निम्नलिखित साधनों से प्राप्त आय पर लगाया जाता है। वेतन रूपी आय, मकान किराए से प्राप्त आय, निवेश पर लाभ, व्यवसाय व पेशे से आय, आकस्मिक आय, अन्य साधनों से प्राप्त आय। भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन के द्वारा 24 जुलाई 1860 को की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संसद ने आयकर अधिनियम 1961 पारित किया। वर्तमान में आयकर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। नोट: करदाता की वार्षिक शुद्ध आय पर आयकर लगाया जाता है, जिसके लिए करदाता की कुल आय में से स्वीकृत खर्च की राशि घटा दी जाती है, जैसे ऋण पर ब्याज, शिक्षा व्यय, मकान किराया, चिकित्सा व्यय, यात्रा व्यय, सरकारी योजना में दान, स्वीकृत निवेश योजना। स्वीकृत खर्च की अधिकतम राशि 1.50 लाख रुपये वार्षिक। निगम कर वे संस्थाएं जो किसी अधिनियम में पंजीकृत होती हैं निगम कर कहलाती हैं। इनके वार्षिक शुद्ध लाभ पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है और यह कर भी आयकर एक्ट के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 2019 में 15%। MAT मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स न्यूनतम वैकल्पिक कर। यह निगम कर का ही अपभाग है। कंपनी द्वारा निवेश करने से पूर्व के लाभों पर जो न्यूनतम कर लगाया जाता है उसे मैट कहते हैं। इसकी शुरुआत 1997-98 से की गई। कैपिटल गेन टैक्स पूंजीगत लाभ कर। पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे शेयर, बॉन्ड, स्वर्ण, भवन आदि में निवेश से प्राप्त लाभ को पूंजीगत लाभ कहते हैं, जिस पर लगने वाला कर जीएसटी कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं: अल्पकालीन CGT यदि संपत्ति 3 वर्ष के भीतर बेची गई हो तो अंशों में 12 माह, और दीर्घकालीन CGT संपत्ति 3 वर्ष से अधिक समय बाद बेची हो। नोट: संपत्तियों पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर, आस्ति कर,
1957-58 में शुरू, 1985 में समाप्त। धनकर 1957-58 में शुरू और 2015 में समाप्त। 1 करोड़ से अधिक धन पर 1%। गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, आयकर में विलय। अनुषंगी लाभ कर, वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को मिलने वाले मौद्रिक लाभ अनुषंगी लाभ कहलाते हैं। इन पर लगने वाला अनुषंगी लाभ कर कहलाता है। भारत में इस कर की शुरुआत 2005-06 में की गई तथा वर्ष 2010-11 में समाप्त कर दी गई। भारत में अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, देश में होने वाले उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर, राज्य अल्कोहल एवं विलासिता के उत्पादों पर केंद्र, अन्य उत्पादों पर कर। सीमा शुल्क, आयात व निर्यात के मूल्य पर लगने वाला शुल्क केंद्र सरकार वसूलती है। बिक्री कर, विक्रेता द्वारा वसूले गए विक्रय मूल्य पर लगाया जाता है। एक ही राज्य में विक्रय पर राज्य सरकार लेती है, अतः राज्य विक्रय पर केंद्र सरकार लेती है। वेट, मूल्य संवर्धन कर, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पाद के मूल्य में होने वाली वृद्धि को मूल्य संवर्धन कहते हैं, जिस पर लगने वाली वेट कहलाती है। भारत में वेट एल के झा समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया 1986 में। वेट का मुख्य उद्देश्य कर के ऊपर कर अर्थात कैश कैडिंग प्रभाव को कम करना था। जीएसटी लागू होने के बाद वेट समाप्त हो चुका है। सेवा कर, सेवाओं के व्यवहार मूल्य पर लगने वाला कर भारत में चलैया समिति की सिफारिश पर वर्ष 1994 में शुरू किया गया और प्रारंभ में यह कर हवाई यात्रा की बीमा, शेयर बाजार की सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, सेवा कर जो संवैधानिक बनाने के लिए 268 जोड़ा गया, वर्तमान में इसे जीएसटी में मिला दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रगति में बाधक माने गए हैं, क्योंकि इनके बढ़ने से लागत आधारित मुद्रास्फीति बढ़ती है। यही कारण है कि अप्रत्यक्ष कर में सुधार की आवश्यकता मानी गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने समस्त अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकीकृत कर के रूप में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया। संवैधानिक जटिलताओं, राज्य के असहयोगात्मक रवैये एवं तकनीकी अवसंरचना में कमी के कारण पूर्ववर्ती सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। हालांकि वर्तमान सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समस्त समस्याओं से पार पाते हुए एक देश एक कर की व्यवस्था के अधीन जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया, जिसे भारत में अप्रत्यक्ष कर की पीढ़ी का अंतिम सुधार कहते हैं। जीएसटी के लाभ और हानि। लाभ, एक देश एक कर की व्यवस्था से एकीकृत बाजार का निर्माण। हानि, तकनीकी अवसंरचना में कमी के कारण असंगठित व लघु कारोबारियों पर कठोरता। लाभ, लागत आधारित मुद्रास्फीति पर नियंत्रण संभव। और हानि, पेट्रोलियम उत्पाद पर जीएसटी नहीं लगता, जिससे मुद्रास्फीति पर अपेक्षित नियंत्रण नहीं हो पाता। नंबर 3, कैश कैडिंग प्रभाव में कमी। लाभ। और 3, कर की दरों में अत्यधिक परिवर्तन से अपेक्षित लाभ प्राप्ति में संदेह। लाभ, सरकारी ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता में वृद्धि एवं कर चोरी पर नियंत्रण। जीएसटी नियम अनुपालना हेतु पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता, इनका शुल्क आर्थिक लाभ बढ़ाता है। सरकारी कर राजस्व में वृद्धि लाभ है। और सरलीकरण कृत कर संरचना से व्यापार सुगमता में वृद्धि, जिससे विदेशी निवेश में वृद्धि की संभावना है, ये लाभ है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण से उपभोक्ता को लाभ होता है। और जीएसटी नियम अनुपालना हेतु पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता, इनका शुल्क आर्थिक भार बढ़ता है, हानि होती है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, अतः इससे उत्पादक राज्यों को हानि होती है। टिप्पणी। जीएसटी परिषद भारत में जीएसटी की दर निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद नामक संवैधानिक संस्था का गठन किया गया, जिसे अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री व राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। यह परिषद बहुमत के आधार पर 3/4 निर्णय लेती है। इस परिषद में केंद्र सरकार के मत का प्रतिशत 1/3 है। समस्त राज्यों का मत प्रतिशत 2/3 है। स्पष्ट है कि जीएसटी परिषद की संरचना सहकारी संघवाद पर आधारित है। सिंटैक्स।
जीएसटी में सिंटैक्स की अवधारणा चलन में है। वे उत्पाद जिनका उपभोग स्वास्थ्य व समाज पर विपरीत असर डालता है पर सर्वाधिक अधिभार लिया जाता है, तंबाकू और सिगरेट। जीएसटीएन यह कंपनी एक्ट 2013 में पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्था है जो जीएसटी से जुड़े सभी पंजीकृत व्यक्तियों की सूचनाओं को संग्रहित रखती है एवं कार्यप्रणाली को ऑनलाइन संचालन करती है। इसकी कुल पूंजी में 49% पूंजी सरकार की एवं 51% पूंजी निजी क्षेत्र की है। ई वे बिल जीएसटी व्यवस्था में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी में विक्रय के लिए 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य की खेप हस्तांतरित करने वाले वाहन के प्रभावी व्यक्ति द्वारा साथ रखने वाला दस्तावेज होता है जिसे पंजीकृत ट्रांसपोर्टर जारी करता है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण जीएसटी एक्ट की धारा 171 के अंतर्गत गठित यह संस्था इस बात की जांच करती है कि व्यापारी जीएसटी के लाभ को उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं अथवा नहीं। भारत में कर सुधार वे सुधारवादी उपाय जिससे कर राजस्व को बढ़ाया जाता है एवं कर प्रणाली को तर्कसंगत तैयार किया जाता है कर सुधार कहलाते हैं। कर सुधार के उद्देश्य सरकारी कर सुधार राजस्व में वृद्धि करना, कर के आधार को विस्तृत करना, कर प्रणाली में पारदर्शिता लाते हुए कर चोरी पर नियंत्रण करना, कराधान को तार्किक बनाना। भारत में कर सुधार के प्रयास कारपोरेट टैक्स में कटौती भारत में आर्थिक समृद्धि की गति को बढ़ाने हेतु कंपनियों पर लगने वाले निगम कर में क्रमागत रूप से कटौती की गई है ताकि निवेश की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत लाभ कर में युक्त परिवर्तन किए गए। आयकर अधिनियम 1961 को भूत लक्ष्मी प्रवाह से लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। विवाद से विश्वास योजना विवादित कर के भुगतान पर 100% कर छूट ताकि विवाद को तीव्र गति से निपटा जा सके। ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म कर प्रणाली को निर्बाध पेनलेस एवं फेसलेस बनाने हेतु यह प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसके आधार पर तत्व कर अधिकारी एवं करदाता के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित करना। करदाता चार्टर फेसलेस अपील किसी भी अधिकारी को अपील देना। करदाता व आयकर विभाग के मध्य मानवीय इंटरफेस को कम करना। प्रत्यक्ष कर संहिता भारत में प्रचलित समस्त प्रत्यक्ष करों को सरल रूप में लागू करने हेतु अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में एक कार्य दल समूह का गठन किया गया जिसमें इस हेतु प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रारूप सरकार को दिया। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरलीकृत बनाती है जो इन कानूनों की संरचना को संशोधित, समेकित व सरलीकृत करती है। यह लागू होने के बाद सभी प्रत्यक्ष कर प्रतिस्थापित होंगे। आयकर व निगम कर की दरों में कमी करने का सुझाव दिया ताकि कर आधार जीडीपी अनुपात एवं कर उत्पादकता संग्रहण में वृद्धि हो सके। बजट 2022-23 साल राजस्व प्राप्तियां 2020-21, 21-22, 22-23 कर राजस्व 16,33,920 और 20,78,396, 220,44,22 पूंजीगत प्राप्ति 18,75,916, 14,94,812, 70,40,487 पूंजीगत व्यय 6,57,182, 840,396, 10,70,889 राजस्व व्यय 30,83,519, 31,67,289, 31,94,663 राजकोषीय घाटा 9.2%, 6.9, 6.4 राजस्व घाटा 7.3, 4.7, 3.8 प्राथमिक घाटा 5.8, 3.3, 2.8 प्रभावी राजस्व घाटा। आय एवं व्यय का हिसाब रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है। 15P निगम कर, 15P आयकर, 5P सीमा शुल्क, 17P केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 16P जीएसटी, 5P कर भिन्न राजस्व, 2P ऋण भिन्न पूंजी विनिवेश, 35P उधार और 9P केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, 15P केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 20P ब्याज अदायगी, 8P रक्षा खर्च, 8P सब्सिडी, 10P वित्त आयोग अंतरण, 17P करों में राज्यों का हिस्सा, 4P पेंशन व वेतन भत्ते,
9वीं अन्य। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। केंद्र सरकार की वे योजनाएं जिसमें 100% वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे नमामि गंगे, पीएम मुद्रा योजना, उज्ज्वल योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए फसल बीमा योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना एक्स्ट्रा। केंद्रीय प्रायोजित योजना। देश के आर्थिक व सामाजिक कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ये योजनाएं जिनका वित्तीय पोषण केंद्र व राज्य मिलकर सहयोग से करते हैं, जिसे मनरेगा, पीएम ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना। नवीनतम वित्तीय आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या इसके पूर्व भी 5 संसदीय आयोग का गठन किया जाता है, जो राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में सलाह व सहायता प्रदान करता है। वित्तीय आयोग कहलाता है। वर्तमान में 15वें वित्तीय आयोग का कार्यकाल प्रभावी है, जिसकी अवधि 2020-25 तक भी, जिसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। 15वें वित्तीय आयोग अध्यक्ष श्री NK सिंह, सदस्य रमेश चंद्र, अशोक लाहिरी, अनूप सिंह, अजय नारायण झा। फर्स्ट KC नियोगी, 12th C रंगराजन। 12वें वित्तीय आयोग के कार्य। वित्तीय आयोग महत्वपूर्ण मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। नंबर 1, कर विभाजन पर सलाह, संचित निधि में राज्यों का हिस्सा, पंचायती राज व शहरी निकायों में केंद्र व राज्यों की भूमिका। अन्य विषय जन उपयोगी सेवाओं का मूल्य, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, विनिवेश संबंधी सुझाव, GST से जुड़े सुझाव। 15वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट। कर विभाजन का सिफारिश। करों में राज्य का हिस्सा 41%, समस्त केंद्रीय कर, GST, आयकर, सीमा शुल्क में से 41% राज्यों को देना। 15वें वित्तीय आयोग के समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, जिससे केंद्र सरकार का भार बढ़ा है। अतः आयोग ने 14वें आयोग के 42% की तुलना में राज्यों का अंतरण 1% कम किया है। प्रति राज्य अंतरण के आधार बिंदु। आधार 14वां आयोग 15वां FC आबादी जनसंख्या 1971 17.5 और 15%। जनांकीय परिवर्तन 1971 से 2011 10% और यह 12.5। राजकोषीय क्षमता 50%। आयकर का अंतर 45%। क्षेत्रफल 15% और 15%। वनांचल 7.5 और 10% वन पारिस्थितिकी और 2.5 कर प्रयास। 15वें वित्तीय आयोग के अनुसार सर्वाधिक लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों की कमियां, मानव संसाधन का अभाव, तकनीकी अकुशलता, अपर्याप्त पूंजी, राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिशों का अपर्याप्त होना। उपयुक्त कमियों के कारण ही वर्तमान आयोग के द्वारा स्थानीय निकायों के लिए 4.36 लाख करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत 2.4 लाख करोड़, शहरी 1.2 लाख करोड़ देने की बात कही गई है। आयोग का सुझाव है कि केंद्र सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP का 4% रखे और साथ ही नगद सब्सिडी भुगतान में कमी लाए। GST पर सुझाव 12% व 18% की दरों को एकीकृत करते हुए युक्तियुक्त बनाया जाए। केंद्र व राज्य के मध्य GST क्षतिपूर्ति से संबंधित विवादों के लिए द्विपक्षीय और मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाए। राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि सुधारों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का क्षेत्रक अनुदान दिया जाए तथा राज्यों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर कुल बजट का 8% खर्च करना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आपदा जोखिम समन निधि की स्थापना की जाए। प्रति राज्य अंतरण क्षैतिज अंतरण मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों पर आधारित है। राज्यों की आवश्यकता, राज्यों के बीच समता, राज्यों का निष्पादन। राज्यों को विद्युत क्षेत्र में सुधार करने पर 2021-25 तक GSDP के 0.5% के बराबर उधार लेने की अनुमति प्रदान की जाए। सब्सिडी सामान्यतः संप्रभुता की कीमत सब्सिडी कहलाती है। आर्थिक शब्दों में किसी उत्पाद की आर्थिक लागत एवं विक्रय मूल्य के मध्य अंतर को सब्सिडी कहा जाता है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जहाँ कमजोर व वंचित वर्गों के लिए
वर्गों के हितों को संरक्षित करने का कर्तव्य सरकार का है। इसी संदर्भ में संवैधानिक लक्ष्यों तथा लोक कल्याणकारी कर्तव्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रतिफल रहित आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है। भारत में सब्सिडी के मुख्य क्षेत्र खाद्य वस्तुएं व खाद्यान्न, उर्वरक, ईंधन, मूलभूत सेवाएं। सब्सिडी का पक्ष सामाजिक व आर्थिक न्याय की प्राप्ति में सहायक, कमजोर व वंचित वर्ग के हितों की सुरक्षा, गरीबी व बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना करने में सहायता, उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से उत्पादन वृद्धि में सहायता, तेजी व मंदी की समस्याओं में संतुलन बनाए रखने में आवश्यक। सब्सिडी के विपक्ष में तर्क सब्सिडी राजस्व व्यय का हिस्सा है, अतः इसके बढ़ने से राजकोषीय असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। सब्सिडी केवल क्रय स्तर में वृद्धि करती है, न कि जीवन स्तर में। बाजार प्रतिस्पर्धा नियमों के विरुद्ध मानी जाती है, मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन पैदा करती है, वंचित वर्ग को स्वावलंबन से परालंबी बना देती है। सब्सिडी के प्रकार, प्रभाव के आधार, मेरिट सब्सिडी, गैर मेरिट सब्सिडी। मेरिट सब्सिडी में जिसका व्यापक प्रभाव हो, एग्जाम्पल रेलवे किराया, और गैर मेरिट में जिसका सीमित प्रभाव है, एग्जाम्पल उत्पादकों को। क्षेत्र के आधार पर आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के लिए एग्जाम्पल PMJDY, और सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक उत्थान हेतु छात्रवृत्ति और पेंशन योजना। DBT योजना सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ एवं सब्सिडी रूपी सहायता को प्रत्यक्ष लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए 1 जनवरी 2013 से इस योजना की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 2015 से सिलेंडर गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को पहली योजना के अंतर्गत शामिल किया गया एवं वर्तमान समय तक लगभग 400 सरकारी योजनाओं का लाभ DBT योजना के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। DBT को प्रारंभिक अवस्था में रोकड़ लाभ हस्तांतरण कहा जाता है, जिसमें व्यावहारिक कमियों के चलते इसे DBT का नाम दिया गया है। DBT के पक्ष में तर्क वास्तविक लाभार्थी को सब्सिडी हस्तांतरित होती है, सब्सिडी के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है, सब्सिडी लीकेज में कमी पहली योजना, सब्सिडी वितरण लागत में कमी, राजकोषीय अनुशासन की प्राप्ति। DBT का विपक्ष बैंकिंग आधारभूत संरचना का अभाव, तकनीकी अकुशलता, जागरूकता की कमी, धनराशि के दुरुपयोग की संभावना, लाभार्थी की सब्सिडी प्राप्त करने की लागत में वृद्धि, निजी बैंकों का असहयोगात्मक रवैया। उर्वरक क्षेत्र में DBT सरकार ने उर्वरक सब्सिडी नीति में सुधार करते हुए DBT योजना को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर विभिन्न उर्वरकों की सब्सिडी उत्पादक कंपनियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। किसानों को सब्सिडी युक्त उर्वरक की बिक्री करने वाले खुदरा विक्रेता की दुकान पर अपनी पहचान आधार कार्ड जमा कराना होता है। LPG में प्रभावी DBT से अलग उर्वरक क्षेत्र में DBT प्रक्रिया के तहत बाजार कीमतों को बनाए रखते हुए किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गरीबी एवं बेरोजगारी सामान्य शब्दों में अभाव या वंचन की स्थिति को गरीबी कहते हैं। जब समाज का कोई वर्ग या व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी दशा को गरीबी कहते हैं। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पेयजल, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य है। गरीबी के प्रकार सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष में जनसंख्या के वर्गों के मध्य आय की असमानता के आधार पर मापी गई गरीबी, और निरपेक्ष गरीबी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की प्राप्ति का अभाव। भारत में इसी आधार पर गरीबी का मापन होता है। भारत में गरीबी की गणना को हेड काउंट रेशो शीर्ष गणना विधि से कहते हैं। गरीबी का दुष्चक्र अल्प विकसित देशों में न्यूनतम पूंजी, निम्न निवेश, निम्न बचत, निम्न आय और निम्न रोजगार और निम्न उत्पादन। प्रोफेसर रैगनर नरकसे के अनुसार अल्प विकसित देशों में न्यूनतम पूंजी की स्थिति रहती है, जिसे निम्न उत्पादन बना रहता है। निम्न उत्पादन से न्यूनतम आय से निम्न बचत से निम्न निवेश एवं निम्न निवेश से पुनः न्यूनतम पूंजी की स्थिति बनी रहती है। ये क्रियाएं एक दूसरे से प्रतिक्रियाएं करते हुए एक घेरा बनाती हैं तथा गरीबी निरंतर बनी रहती है, अर्थात एक देश की गरीबी ही उसे गरीब मानती है।
सापेक्ष गरीबी का मापन, लॉरेंज वक्र बाय मैक्स आ लॉरेंज। इस वक्र का प्रतिपादन मैक्स आ लॉरेंज द्वारा किया गया। यह आय व जनसंख्या के मध्य अंतर संबंध के आधार पर असमानता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अनुसार आदर्श स्थिति ओएम रेखा 45% पर स्थित होता है, जहां आय पूर्ण रूप से समान होती है। जनसंख्या का जो वर्ग आदर्श स्थिति से जितना अधिक दूरी पर होता है, वहां गरीबी उतनी ही अधिक देखी जाती है, तथा जो वर्ग आदर्श रेखा के जितना समीप होता है, वहां उतनी ही कम गरीबी देखी जाती है। यह वक्र गरीबी का गणितीय माप प्रस्तुत नहीं करता है। गिनी गुणांक, संचयी आय, संचयी जनसंख्या। गिनी गुणांक वास्तव में लॉरेंज वक्र का ही गणितीय मापन है, जिसे वर्ष 1912 में इटली के गणितज्ञ प्रोफेसर गिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो असमानता से जूझ रहे वर्ग के क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर गरीबी को मापता है, जहां गिनी गुणांक का मान 0 से 1 तक होता है। जिस देश का गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होता है, वहां गरीबी उतनी ही अधिक होती है, तथा जी का मान कम हो तो गरीबी भी कम होती है। यदि जी बराबर 1 हो तो समस्त आय एक ही व्यक्ति के पास है, अर्थात पूर्ण असमानता। भारत में गरीबी का मापन, कार्यदल समूह। 1962 में योजना आयोग द्वारा विशेष कार्यदल समूह का गठन किया गया। A.K. मिनहास, प्रोफेसर गॉडगिल, इसने बिना किसी आधार के 20 रुपये मासिक आय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। रथ व दांडेकर समिति 1971 समिति ने गरीबी मापन हेतु कैलोरी आधारित अवधारणा का सुझाव दिया। IMR इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 2200 कैलोरी से कम कैलोरी युक्त भोजन प्राप्त करे तो वे गरीब है। वाई के अलग समिति 1979, इन्होंने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पृथक गरीबी मापन का सुझाव दिया, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2400 कैलोरी डे व शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन तय की गई। DI लकड़वाला समिति 1993 समिति ने कैलोरी आधारित अवधारणा के साथ जीवन जीने की न्यूनतम लागत के आधार पर गरीबी के मापन का सुझाव दिया। प्रत्येक राज्य में जीवन जीने की लागत भिन्न होती है, अतः सुझाव दिया गया कि गरीबी राज्य अनुसार मापी जाए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 NSSO परिवार 5 सदस्य, एक मुश्त याददाश्त अवधि, मिश्रित याददाश्त अवधि, परिवार के द्वारा गैर टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च, खाने पीने के उत्पाद, सर्वे के 30 दिन पूर्व तक, और परिवार द्वारा टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च, कपड़े जूते आदि पर खर्च, सर्वे से 365 दिन पूर्व तक। तेंदुलकर समिति ने परिवार के मासिक उपभोग व्यय पर आधारित गरीबी रेखा को परिभाषित किया तथा निर्धारित किया गया कि यदि कोई ग्रामीण परिवार प्रतिमाह 4050 रुपये से कम खर्च करे 27 गुणा 5 गुणा 30, यदि कोई शहरी परिवार प्रतिमाह 49,950 रुपये से कम खर्च करे तो 33 गुणा 5 गुणा 30, तो वह परिवार गरीब है। समिति के अनुसार वर्ष 2011 में भारत में गरीबी का प्रतिशत 21.9 दर्ज किया गया। रंगराजन समिति 2012, इस समिति ने मासिक उपभोग व्यय में पोषण युक्त आहार, स्वास्थ्य प्रशिक्षा जैसी सेवाओं को शामिल करते हुए मासिक उपभोग व्यय की नई राशि को निर्धारित किया। ग्रामीण परिवार 4800 रुपये माह, शहरी परिवार 7050 रुपये माह। इनके अनुसार 2011 में भारत में गरीबी 29.5% थी। भारत में वर्तमान में गरीबी मापन तेंदुलकर समिति के अनुसार होता है। शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों की पृथक गणना के लिए हासिम समिति का गठन किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान हेतु NC सक्सेना समिति का गठन किया गया। वर्तमान सरकार ने 2015 में अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनज़र नए सिरे से गरीबी को न मापने का सुझाव दिया।